मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए टॉपिक अर्थात डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूं। डाटा का टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले पीसीएस, एसआई, बीपीएससी टीचर के लिए यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लगातार लड़के लोगों ने मैसेज के माध्यम से यह मांग की मुझसे कि नेशनल मूवमेंट से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक का निर्माण करें जो परीक्षा के लिए अपने उपयोगी हो। इसी क्रम में मैंने जालियांवाला बाग हत्याकांड टॉपिक को चुना और उस पर डाटा का निर्माण किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुई? तो 13 अप्रैल 1919 में घटित हुई। जब भी कोई घटना पड़े, आंदोलन पड़े, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके बैकग्राउंड में जाए, उसके बेसिक पे काम करें। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक कानून के विरोध में की गई थी, जिस कानून का नाम रॉलेट एक्ट था। इस रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध भारत के तो सभी राज्यों में हुआ, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ? तो पंजाब में हुआ। पंजाब के दो शीर्ष नेता जिन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, उनका नाम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल था, जिन्हें रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट का निर्माण सिडनी रॉलेट के द्वारा किया गया था, जिसे हम काला कानून, अंधा कानून, न अपील न दलील वाला कानून के अलावा गैंगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत कम ऐसे छात्र होंगे जिन्हें यह पता होगा कि इस एक्ट के तहत शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 वर्षों तक जेल में रखा जा सकता है और आरोपी व्यक्ति अपने पक्ष के लिए किसी वकील को रखकर जमानत नहीं ले सकते थे। यही कारण था कि रॉलेट एक्ट का जबरदस्त विरोध हुआ और इस विरोध में भारत के कई शीर्ष नेता भी शामिल हुए। लेकिन ध्यान देने की बात है, सर्वाधिक प्रभावित राज्य पंजाब हुआ। गांधी रॉलेट एक्ट का विरोध किया और पंजाब प्रशासन के द्वारा उन्हें 4 अप्रैल 1919 में पंजाब आने से प्रतिबंधित कर दिया गया। फलतः कांग्रेसियों में भी इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध नाराजगी बढ़ने लगी। इसी क्रम में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन किया गया और समस्त देश से इसे समर्थन मांगा गया, अर्थात देशव्यापी रूप में रॉलेट सत्याग्रह चलाए गए। इसी क्रम में सत्याग्रही समाचार पत्र का प्रकाशन 7 अप्रैल को प्रारंभ किया गया। आगे चलकर गांधी जी को पलवल नामक स्थान पर 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे देश की स्थिति और गंभीर होने लगी और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आवाज और तेज गति से उठने लगे। इसी क्रम में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पंजाब में शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जो कांग्रेस के, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कांग्रेस के पंजाब में काफी लोकप्रिय नेता थे और साथ ही साथ जन नेता भी थे। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का जबरदस्त विरोध किया और इस क्रम में उन्होंने हॉलगेट पुल, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आवास के नजदीक का एक पुल था, वहां आंदोलनकारियों और अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध गोलीबारी हुई, जिसमें कई भारतीयों की मृत्यु भी हो गई और अंग्रेज पक्ष से भी 2-3 व्यक्ति अत्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए। फलतः अंग्रेजों के द्वारा और सख्त कदम उठाए गए। इसी क्रम में यहां ध्यान देने की बात है, अधिकांश बच्चे
याद तो कर लेते हैं लेकिन पूर्ण रूप से याद नहीं करते हैं। इस क्रम में आपको समझना होगा पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो जनरल ओडायर थे। लेकिन पंजाब सेना के गवर्नर कौन थे, तो लेफ्टिनेंट आर डायर थे। ओडायर और आर डायर में आपको अंतर समझना होगा। ओडायर संपूर्ण पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और पंजाब किस सेना अधिकारी के अधीन काम करता था, तो जनरल आर डायर के अधीन काम करता था। ये बेसिक अंतर है, इस पर जरूर गौर करेंगे। आगे चलकर सेना के गवर्नर जनरल आर डायर, जिसके अधीन समस्त पंजाब का प्रशासन था, उनके द्वारा कठोर कार्रवाई की गई। इसी क्रम में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जनरल ओडायर ने जब जनता का विरोध अपने चरम पे चला गया तो संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ लगा दी, जिससे जनता का गुस्सा और भड़कने लगा। लेकिन अभी तक जनताओं के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी वो अहिंसात्मक थी और आंदोलन का सत्याग्रही रूप में उनके द्वारा क्रियाकलाप की जा रही थी। इसी क्रम में हंसराज कन्हैयालाल की अध्यक्षता में हिंदू स्कूल अमृतसर में एक सभा होने वाली थी, लेकिन इस सभा की अध्यक्षता हंसराज कन्हैयालाल के द्वारा करनी थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम को वापस ले लिया और अंग्रेज से वो मिल गए। इसी क्रम में अमृतसर में एक सभा हुई जहां अनशनकारी आंदोलनकारी निहत्थे भारतीयों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा होना प्रारंभ किया। वहां पे करीब 20,000 लोग अहिंसात्मक रूप से इकट्ठे हुए, जहां डॉक्टर सत्यपाल और शरफुद्दीन किशोर के गिरफ्तारी के विरोध में एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही थी, उस पर सभा हो रही थी। इसी यह दिन कौन था, तो 13 अप्रैल 1919 था, अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी, 13 अप्रैल 1919 को घटी। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जा रहा था, तो उस समय बैसाखी पर्व मनाया जा रहा था। इसी क्रम में जनरल आर डायर एक तोप और 50 बंदूकधारी के साथ अमृतसर के जालियांवाला बाग के क्षेत्र में पहुंचे और अपने सैनिक को 25-25 के टुकड़े में बांध दिए और निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इसी क्रम में 1650 राउंड गोली चली। इसी क्रम में कितनी राउंड गोली चली, 1650 राउंड गोली चली, और यह गोली तब तक चलती रही जब तक सैनिकों के गोली न खत्म हो जाए। लगभग 5 घंटे के गोली चलने के बाद उस सभा में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा माना जाता है कि इस गोलीबारी में कितने भारतीयों की मृत्यु हो गई, तो 1000 से ज्यादा भारतीयों की मृत्यु हो गई। इस आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा का है। इसी क्रम में जनता का विरोध, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का विरोध अपने चरम पे पहुंच गया। आपसे बार बार जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में पूछा जाएगा कि यह किसका स्टेटमेंट था। जैसे लाला लाजपत राय ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को क्या कहा था कि यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं बल्कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाना जाएगा। यहां ध्यान देने की बात है, लाला लाजपत राय ने सुधार शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के लिए प्रयोग किया है। इसी क्रम में वैलेंटाइन फिरोज जो साम्राज्यवादी लेखक हैं, अधिकांश लेखन में ये अंग्रेजों का पक्ष लेती हैं, लेकिन यहां पे उन्होंने कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड एक काला दिन है, ब्लैक डे है। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, कुष्ठ रोगी के सेवा करने वाले दीन बंधु एंड्रूज, जिन्हें दीन बंधु की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान की गई थी, उन्होंने कहा कि यह हत्याकांड जानबूझ के की गई हत्या है। इसी क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी। यह उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को कब प्रदान की गई थी, तो इंग्लैंड के सम्राट ने 1916 में प्रदान की थी। इसी क्रम में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें यह पता होगा, सरोजिनी नायडू भी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी।
इनके द्वारा हैदराबाद में आए बाढ़ के समय अभूतपूर्व सेवा की गई, जिससे प्रभावित होकर उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? 1908 में प्रदान की गई। इसी क्रम में गांधी ने भी इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया और निश्चय किया कि अंग्रेज को मैं हटाकर ही दम लूंगा। और इसी क्रम में आगे चलकर उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अर्थात जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जाएगा किस घटना से प्रभावित होकर गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। जब आप 1919 तक गांधी के क्रियाकलाप को देखेंगे, तब तक गांधी अंग्रेज के समर्थन के रूप में बात करते थे। अंग्रेज को भारत से भगाने के क्रम में उतने कठोर नहीं थे जितने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए। इसी क्रम में जिन्ना ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को किस शब्द से संबोधित किया? जिन्ना जी ने गांधी ने कायदे आजम की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने बार बार इस हत्याकांड के खिलाफ आम सभा का आयोजन किया और उसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द को हम कत्ले आम के नाम से जानते थे। जहां भी जालियांवाला बाग हत्याकांड शब्द का उपयोग की बारी आए, वहां पे वो कत्ले आम शब्द का प्रयोग करते थे। इसी क्रम में शंकरन नायर, जो भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, उन्होंने इस घटना के विरोध में त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस के आगे चलकर जो कोषाध्यक्ष बने जमनालाल बजाज, इन्होंने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि को परित्याग कर दिया। इस घटना का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस घटना के बाद भारतीयों ने कृत संकल्प होकर अंग्रेज को भारत से भगाने की दिशा में कई प्रकार के कार्य किए। इसी क्रम में कई साम्राज्यवादी सोच के लेखक थे जिन्होंने इस घटना का समर्थन किया। उनके अनुसार अंग्रेजों के द्वारा जो यह हत्याकांड की गई थी, यह जायज था, नियमानुकूल था। इस क्रम में जनरल ओ डायर को शाबाशी दी गई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जनरल डायर को सम्मानित किया गया। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। साथ ही साथ उन्हें 12,000 पाउंड आर्थिक इनाम देना भी घोषित किया गया, उन्हें प्रदान किया गया। साथ ही साथ उन्हें मार्क्सविस की भी उपाधि दी गई। लेकिन इस जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक प्रत्यक्षदर्शी हुआ करता था जिसका नाम ऊधम सिंह था। वो अत्यंत ही गरीब था। जब जनता का प्रभाव अंग्रेजों पे पड़ने लगा और अंग्रेज जब दबाव में आने लगे, तो इस हत्याकांड की लीपापोती करने के लिए उन्होंने एक समिति का निर्माण किया, जिस समिति को हम किस नाम से जानते हैं? हंटर समिति के नाम से जानते हैं। पढ़ने के क्रम में आपको अपनी पढ़ाई को मल्टी डायमेंशनल करना होगा, अन्यथा केवल प्रैक्टिस सेट बनाने से, हल्के फुल्के टीचर से पढ़ने पर सफलता की गारंटी काफी कम है। इस हंटर समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और इस हंटर समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस हंटर समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर थे। यहां ध्यान देने की बात है, इस हंटर समिति का गठन कब किया गया? अक्टूबर 1919 में किया गया और यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1920 में किया। लेकिन भारत में गवर्नर जनरल के उपरांत जो सबसे ऊंचे अधिकारी होते हैं उन्हें भारत सचिव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस हंटर समिति के रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया? तो जुलाई 1920 में प्रकाशित किया। यहां ध्यान देने की बात है, इस हंटर समिति में 8 सदस्य में 3 सदस्य भारतीय थे। परीक्षा में आपसे बार बार पूछा जाएगा कि इन 3 भारतीय सदस्य के नाम क्या थे? तो पहले सदस्य जो थे चमनलाल सीतलवाड़ थे और दूसरे सदस्य जगत नारायण थे और तीसरे जो सदस्य थे उनका नाम था शहजादा सुल्तान अहमद। लेकिन इस समिति में अंग्रेजों सदस्यों की संख्या जो थी वो ज्यादा थी, 5 हुआ करती थी। इसलिए इन भारतीयों की जो सिफारिश थी उसे हंटर समिति में दरकिनार कर दिया गया। इसमें अंग्रेज सदस्य कौन कौन थे? तो लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष भी थे, जॉर्ज रैंकिंग थे, WF राइस थे,
मेजर जॉर्ज बेरो थे और टॉम स्मिथ थे। लेकिन कांग्रेस के द्वारा इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, जिस समिति को किस नाम से जाना जाता है? तहकीकात समिति के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने की बात है, इस तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिसका गठन मार्च 1919 में किया गया और 7 जून 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट को जारी की। तहकीकात समिति की रिपोर्ट में जनरल ओ डायर को इसके लिए दोषी माना गया तथा प्रभावित लोगों को आर्थिक मुआवजा देने की मांग की गई। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की है। फलतः अंग्रेज ने स्थिति को समझ लिया और इनकी रिपोर्ट में जो सिफारिश थी उसे पहले ही लागू कर दिया और जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आंदोलनकारी के जो सदस्य को प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया था या जो आरोपी थे, उनके आरोपों को माफ कर दिया गया और उन्हें आर्थिक सहायता देकर इस मामले की लिपापोती की गई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि तहकीकात समिति में और कौन कौन से सदस्य थे? तो गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, अब्बास तैयब जी थे और पुतुल जयकर थे। अत्यधिक दबाव के कारण जनरल R डायर, जिन्होंने अपने पुलिसकर्मी के साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गोली चला के लिए नेतृत्व किया था, उन्हें अंतोगत त्याग पत्र देना पड़ा और वो त्याग पत्र देकर कहां चले गए? तो लंदन चले गए, जहां उनकी मृत्यु 23 जुलाई 1927 में हो जाती है। लेकिन ध्यान देना होगा, 13 मार्च 1940 जनरल ओ डायर, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश जनरल R डायर को दिया था, वो लंदन के कैक्सटन हॉल में रॉयल एशियन सोसाइटी के एक कार्यक्रम में सभा में उपस्थित थे, अर्थात मंच पे बैठे हुए थे। इसके पहले भी उधम सिंह को कई बार ऐसे मौके मिले जिसमें वो चाहते तो ओ डायर को गोली मारकर उनकी हत्या कर सकते थे, लेकिन उधम सिंह ने यह प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मैं जब भी जनरल ओ डायर को मारूंगा तो उसे भरी सभा में मारूंगा। यह उनका दृढ़ संकल्प था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उधम सिंह अत्यंत गरीब थे। 21 वर्ष तक विदेश में भटकने के उपरांत वो लंदन पहुंचे और कई बार उन्हें मौका मिला, लेकिन उन्हें आखिरी मौका 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में मिला, जहां पे जनरल डायर ने अपने रिवॉल्वर में 6 गोली भरी और भरी सभा में उन्हें गोली मार दी। गोली मारने के बाद वहां पे अफरा तफरी का माहौल था। उधम सिंह चाहते तो वहां से आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ऐसे महान सपूत को सदैव नमन करना चाहिए। अंतोगतवा इंग्लैंड में पेंटन किला में 31 जुलाई 1940 को भारत के इस महान सपूत को फांसी के सूली पे चढ़ा दिया गया। ऐसे महान सपूत के प्रति सभी छात्र, भारत के सभी जनता को नतमस्तक होना चाहिए और उनके सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जाते जाते शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निसाब होगी। आज के लिए बस इतना ही। डाटा के बारे में अपना कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।